हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भिंग पहाड़ी में। दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी की 3 क्लासें दे रखी है दोस्तों आपको। आज चौथी क्लास होगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको क्लासें दे रखी है ज्योग्राफी की, उनमें से आप देख सकते हैं जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ लैब असिस्टेंट का, उसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर था और जीएस का भी जो कुछ पार्ट था, उसमें जीएस का भी जो पेपर था, उसमें 3 वीडियो से दोस्तों 4 से 5 प्रश्न बन रखे हैं दोस्तों। तो आपको वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है दोस्तों, तो आप उन वीडियो को जल्दी से देखिएगा। और आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों आपके, जैसे आबकारी हो गया और उसके बाद एसआई का एग्ज़ाम है दोस्तों। जितनी भी क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ, अभी दिसंबर में होना है एग्ज़ाम, तब तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू दोस्तों। जितने भी मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बने दोस्तों, तो जो एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, जो बीच बीच में आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, उन्हीं में से प्रश्न बन जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, आपको स्किप नहीं करना है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, आपको लाइक कमेंट भी करना है। अगर सपोर्ट बना के चलोगे दोस्तों, ऐसी रेगुलर क्लासें देते रहूँगा दोस्तों आपको यहाँ पर, जीएस की, उत्तराखंड की और हिंदी की भी। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, जैसे मापन संबंधी की वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है और समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई किससे नापी जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ओक्टास मापन प्रणाली का प्रयोग है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता, दूसरा है ओस जमाव स्तर, तीसरा है मेघाच्छादन की मात्रा और चौथा है सौर प्रकाश की मात्रा। तो सी वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। मेघाच्छादन की मात्रा ओक्टास मापन प्रणाली से नापी जाती है दोस्तों। और वायुमंडलीय आर्द्रता किससे नापी जाती है दोस्तों, ये नापी जाती है दोस्तों यहाँ पर आर्द्रता मापी यंत्र होता है दोस्तों, उसके द्वारा नापी जाती है आर्द्रता मापी यंत्र। और जो समुद्र की गहराई और ऊंचाई किससे नापी जाती है दोस्तों, वो नापी जाती है डेटम होता है जो दोस्तों, उसके द्वारा नापी जाती है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब एक दो और बता देता हूँ आपको। होता है अल्टीमीटर, तो ये किसको नापने के काम आता है दोस्तों, वायुयान में वायु दाब आता है दोस्तों, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। तो ये भी याद रखना है दोस्तों आपको अच्छे से। एक है दोस्तों रेगनेज। तो दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको नोट जरूर करने हैं दोस्तों। वर्षा मापी यंत्र है दोस्तों ये। रेगनेज क्या है, वर्षा मापी यंत्र। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है यहाँ पर उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। पहला है रेखाच्छादन, दूसरा है समोच्च रेखा, तीसरा है रंगीन परत, चौथा है पर्वतीय छाया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चावच दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है समोच्च रेखा। तो दोस्तों, उच्चावच हमारे सिलेबस में भी है दोस्तों टॉपिक। तो उच्चावच किसे कहते हैं, तो 3 टाइप के उच्चावच होते हैं दोस्तों। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं दोस्तों, आपको नोट कर लेने हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन से आते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं दोस्तों महाद्वीप। आगे प्रश्न भी है दोस्तों ऐसे, पर देख लेते हैं यहाँ पर। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो द्वितीय श्रेणी में आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान दोस्तों, ये आते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर तीसरी श्रेणी में कौन सा आता है दोस्तों, तो ये आते हैं तीसरे में आते हैं दोस्तों डेल्टा वगैरह जो भी हैं तीसरे में आते हैं। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। मानव भूगोल का पिता किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्ल ओ सावर, दूसरा है पोलिडोनियस, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा है रैडजेल, चौथा है कार्ल लिटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो फ्रेडरिक रैडजेल है दोस्तों। फ्रेडरिक रैडजेल, इसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। कार्ल लिटर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। कार्ल लिटर को क्या कहा जाता है दोस्तों, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता किसे कहा जाता है, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता। दोस्तों, जो एक कार्ल ओ सावर है, इनको क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक
भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों इनको, जो कार्लो सावर है। दोस्तों आपको नोट करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो पोलिडोनियस है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों जो पोलिडोनियस है, इनको भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों इनको, जो पोलिडोनियस है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों कभी कभी एग्जाम में। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है दोस्तों यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं यहाँ पर, पहला है नई दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है गुरुग्राम, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों इसका प्रथम शिखर सम्मेलन। तो आप गुरुग्राम सोच रहे होंगे दोस्तों, तो गुरुग्राम में क्या है? इसका मुख्यालय है दोस्तों गुरुग्राम में। तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कब हुआ था नई दिल्ली में। ये हुआ था 11 मार्च 2018 को। 11 मार्च दोस्तों, आपको भी डेट याद रखना है, 11 मार्च 2018 को। तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है दोस्तों, पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है ध्रुवों पर, दूसरा है देशांतर पर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर, चौथा है कर्क रेखा पर। तो दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से बना रखे हैं दोस्तों मैंने क्वेश्चन, तो आपको एक क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो कहाँ पर होता है दोस्तों जी का मान सबसे कम? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर, जबकि इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों, ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है दोस्तों, ध्रुवों पर अधिक होता है। आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों, ध्रुवों पर अधिक होता है जी का मान और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है दोस्तों। तो आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, जीवाश्म ग्रह की उपमा किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं, पृथ्वी, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों? तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ए हो गया चंद्रमा। चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है दोस्तों। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों। मात्र एक उपग्रह है पृथ्वी का, वो कौन सा है? चंद्रमा है, के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। तो आपको इसका राइट आंसर मिल गया है चंद्रमा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? पहला है सिरस, दूसरा है एंटेस, तीसरा है यहाँ पर अपोलोस, चौथा है अमोर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि क्षुद्र ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा। तो दोस्तों इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, सिरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। होते हैं क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ये भी क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि क्षुद्र ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं दोस्तों? ये लगाते हैं सूर्य के चक्कर। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये है सिरस दोस्तों। एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ से कि जो डायनासोर का लोप हुआ था दोस्तों, क्यों कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया था दोस्तों किसी टाइम पे। तो उसी टाइम से ही क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही डायनासोर का लोप माना जाता है दोस्तों। तो डायनासोर का लोप किससे माना जाता है दोस्तों? तो ये क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही डायनासोर का लोप माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए दोस्तों। तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ही यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। एक अक्षांश पर पृथ्वी के धरातल पर दूरी है कितनी है दोस्तों? 111 किलोमीटर, दूसरा है 111.13 किलोमीटर, तीसरा है 110 किलोमीटर और चौथा है 111.31 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 111.13 किलोमीटर है दोस्तों। एक अक्षांश से पृथ्वी के धरातल की दूरी इतनी ही होती है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों। अक्षांश तो ये है दोस्तों ग्लोब। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है दोस्तों? जो ऐसे में होती है दोस्तों, वृत्ताकार। और देशांतर जो यूं वाली होती है दोस्तों, लंबवत। तो ये होती है देशांतर रेखाएं और ये हो गई अक्षांश रेखाएं दोस्तों। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है 180, भूमध्य रेखा सहित है दोस्तों 180। और जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों वो कितनी है? तो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों 360। तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर
कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है कटिबंध। और दोस्तों जो दो देशांतरों के बीच की दूरी को उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है गोरे। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां है दोस्तों, समान चुंबकीय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है आइसोथर्म, दूसरा है डेटम रेखा, तीसरा है यहाँ पर आइसोगोनिक, चौथा है यहाँ पर आइसोबार। तो दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आइसोगोनिक है दोस्तों, समान चुंबकीय वाले स्थानों को मिलाती है दोस्तों ये वाली रेखा। अब आइसोथर्म किसको मिलाती है दोस्तों, तो आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को कौन सी रेखा मिलाती है दोस्तों, तो ये आइसोथर्म मिलाती है। अब डेटम रेखा तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि डेटम रेखा किसको मिलाती है, तो डेटम रेखा से तो समुद्र की ऊंचाई और लंबाई नापी जाती है दोस्तों, तो ये आपको बता दिया था मैंने। अब आइसोबार देख लेते हैं दोस्तों, वायु की समान स्थिति को दर्शाती है दोस्तों, जो समदाब होता है उसको दर्शाती है, समदाब को दर्शाती है कौन सी रेखा, आइसोबार दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, भारत या चीन, बेबीलोन या फ्रांस। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है दोस्तों, ये मेसोपोटामिया में है दोस्तों। मेसोपोटामिया जो दोस्तों इराक वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मेसोपोटामिया कहा जाता है उसको, सभ्यता भी है दोस्तों मेसोपोटामिया की। तो यहाँ पर बेबीलोन को ही खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है दोस्तों। पहला है यहाँ पर शिशु लूनर, दूसरा है फुल लूनर, तीसरा है दोस्तों नेबुला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको ए, तो शिशु लूनर ही दोस्तों इसको कहा जाता है, जो पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 12वें प्रश्न की ओर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। पहला है देशांतर रेखा, दूसरा है अक्षांश रेखा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चौथा है मध्याह्न, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसको कहा जाता है। तो दोस्तों दो को तो आप आराम से हटा दोगे, पर ऑप्शन 2 बच रखे हैं दोस्तों। एग्जाम में ऐसी होता है दोस्तों 50-50, तो वहाँ पे आपको अपना विवेक बुद्धि लगानी पड़ेगी दोस्तों। आपको अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी आपको आसानी होगी आंसर कंसीडर करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको कि कौन सा हो जाएगा है। तो ज़्यादातर लोग इसकी ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रधान मध्याह्न रेखा है दोस्तों। यही मानक समय निर्धारित करती है दोस्तों। और भारत में जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों, जो इलाहाबाद का नैनी है दोस्तों, वहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरती है 5 राज्यों से होकर। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन से 5 राज्य हैं जो तिथि रेखा से गुजरते हैं दोस्तों। तो आपको ये भी बताना है कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों तो इनमें जो क्षोभमंडल है दोस्तों, उसमें मौसमी घटनाएं पाई जाती है दोस्तों। जो मौसमी घटनाएं होती है वो किस में होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों क्षोभमंडल में, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं समताप मंडल को। तो समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों, ओजोन परत यहीं पर है दोस्तों। जो पराबैंगनी किरणें रोकती है वो कौन रोकती है दोस्तों, जो ओजोन मंडल भी है वो इसी को कहा जाता है समताप मंडल को। तो पराबैंगनी किरणें यहीं पर रुक जाती है दोस्तों। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है दोस्तों, तो मानव जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, तो यहाँ पर रुक जाती है दोस्तों समताप मंडल में। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि जो वायुयान उड़ते हैं दोस्तों, जहाज, तो कहाँ उड़ते हैं दोस्तों, समताप मंडल में। तो अब मध्य मंडल को देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य मंडल से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों। जो आयन मंडल है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आयन मंडल में है दोस्तों, वो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए ही उत्तरदायी है दोस्तों। और जो हमारे उपग्रह हैं दोस्तों, सैटेलाइट वगैरह वगैरह, वो कहाँ है दोस्तों, वो कहाँ है, वो बहिर्मंडल में है दोस्तों, जो सैटेलाइट वगैरह लगे रहते हैं। अब देख लेते हैं 14वें प्रश्न को। मछलियों का युग कौन सा कल्प था दोस्तों। पहला है प्लियोसीन शक, दूसरा है डिवोनियन शक, तीसरा है मध्यजीवी महाकल्प और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं सारे बता दूंगा कि प्लियोसीन शक में किसका हुआ था दोस्तों। तो देख लेते हैं पहला ही यहाँ पर जो प्लियोसीन शक है दोस्तों, इसमें किसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। तो मानव की उत्पत्ति
इसी शक से मानी जाती है दोस्तों, जो ये पहला वाला है। तो आपको ये भी याद रखना है। डिवोनियन, तो डिवोनियन नहीं हो जाएगा दोस्तों, मछली वाला, जो मछलियों का युग है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला है। और मध्यजीवी महाकल्प किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो ये है डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, डायनासोर। तो डायनासोर की उत्पत्ति किस टाइम पे हुई थी, ये हुई थी मध्यजीवी महाकल्प में। तो आपको मैंने तीनों बता दिए हैं दोस्तों। और जो ये डिवोनियन शक है दोस्तों, ये इसमें दोस्तों उभयचर प्राणी थे दोस्तों, उनकी उत्पत्ति भी इसी में मानी जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं दोस्तों, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16वां प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी की किस परत की रचना बेसाल्ट चट्टानों से हुई है दोस्तों। तो बेसाल्ट चट्टानें कौन होती है दोस्तों, ये होती है आग्नेय चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। जो प्राथमिक चट्टान भी होती है, ये होती है दोस्तों आग्नेय चट्टानें। तो जो स्वेस है दोस्तों, एक वैज्ञानिक स्वेस, उसने कितने भागों में बांटा था दोस्तों, उसने बांटा था 3 भागों में, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे 3 भागों में बांटा था दोस्तों। अगर ग्रांट की बात करें दोस्तों, तो उसने क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में बांटा था दोस्तों। यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर किसने बांटा था पृथ्वी को 3 भागों में, तो ये बांटा था चार्ल्स ग्रांट ने। बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर आपको याद रखने हैं दोस्तों। देख लेते हैं यहां पर, जो पृथ्वी की किस परत पर बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है दोस्तों नीफे और चौथा यहां पर क्रस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सीमा क्या, इस देख लेते हैं सीमा क्या होता है दोस्तों। ये होता है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। अब देख लेते हैं सियाल। तो सियाल क्या है दोस्तों, ये है सिलिका और एल्यूमिनियम। जो पृथ्वी की क्रस्ट पर पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है एल्यूमिनियम। अगर प्रश्न ऐसा बन गया दोस्तों कि पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, वो पाई जाती है एल्यूमिनियम की, और उसके बाद लोहे की। तो आपको ये याद रखना है। अब यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किस तत्व की अधिकता है दोस्तों, वो है, अगर तत्व की बात आ जाएगी तो ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, और अगर धातु की बात आ जाएगी वो हो जाएगा दोस्तों सिलिका, जो एल्यूमिनियम को कहा जाता है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अब देख लेते हैं यहां पर सी ऑप्शन को। जो नीफे है दोस्तों, ये क्या है, ये है निकेल और फेरस दोस्तों, जो आयरन को कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों नीफे। निकेल और लोहे को नीफे कहा जाता है। तो ये 3 भागों में किसने बांटा था, ये बांटा था दोस्तों स्वेस ने। स्वेस वैज्ञानिक था जो, उसने बांटा था दोस्तों 3 भागों में। तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। और इनसे जुड़े हुए और फैक्ट दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी और भी प्रश्न हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के उच्चावच का भाग नहीं है। तो दोस्तों ये रिपीट हो गया है शायद। दोस्तों अब 17वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के उच्चावच का भाग नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको दूसरे प्रश्न में बता दिया था कि उच्चावच के बारे में, तो यहाँ पे प्रश्न बन गया है दोस्तों। तो इस पे देख लेते हैं एक बार दोबारा। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से है दोस्तों, तो आपको ये बताना है प्रथम श्रेणी के उच्चावच का भाग नहीं है। तो आपको है नहीं है में बिल्कुल देखना है दोस्तों, एग्जाम में यहीं पर गलती होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों पर्वत। जो कि पर्वत, पठार और मैदान किस में आते हैं, पर्वत, पठार और मैदान ये आते हैं दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। और जो महाद्वीप और महासागर है ये किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। और तृतीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो तृतीय श्रेणी में आपको एक याद रखना है, डेल्टा जो आता है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आता है दोस्तों। जैसे सुंदरबन का डेल्टा है, मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा है दोस्तों। ऐसी डेल्टाएं बनाती है नदियां, जो उनको तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखा गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 18वें प्रश्न की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप अंगारा लैंड का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। तो अंगारा लैंड और दूसरा कौन था दोस्तों, वो था गोंडवाना लैंड। तो ये अलग कैसे हुए दोस्तों, जो अल्फ्रेड वेगनर है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अल्फ्रेड वेगनर कौन है। तो अल्फ्रेड वेगनर थे जो, उनका मत है कि जो कार्बोनिफेरस युग था दोस्तों, पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे।
तो जैसे पृथ्वी के फिर अलग अलग खंड हो गए दोस्तों, जैसे 7 महाद्वीपों में विभाजित हो गया। तो पहले क्या था दोस्तों, एक ही था, उसके बाद इसका विभाजन हो गया। तो उनका मानना है दोस्तों कि स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे और इस स्थल पिंड को क्या नाम से जाना जाता था, इसको पैंजिया कहा जाता था दोस्तों, पैंजिया। तो अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि जो गोंडवाना और अंगारा लैंड का संयुक्त भाग था उसको क्या कहा जाता था, उसको पैंजिया कहा जाता था दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका विभाजन कैसे हुआ। कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस युग से लेकर जो ट्रियासिक युग था दोस्तों, ट्रियासिक आपको याद रखना है, जो कार्बोनिफेरस से ट्रियासिक युग तक जो पैंजिया था उसका विभाजन हो गया दोस्तों 2 स्थल खंडों में। तो उसका विभाजन हो गया दोस्तों। और इसका उत्तरी भाग क्या कहलाया दोस्तों, इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। तो आपको ये भी याद रखना है। और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया दोस्तों। और दोनों स्थलीय भागों के बीच जो उथला व संकीर्ण महासागर था दोस्तों, यहाँ पर जो पानी था दोस्तों, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है टैथिस नामक सागर, टैथिस सागर। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, इसको टैथिस सागर के नाम से जाना गया। दोस्तों एक सेकेंड। और दोस्तों जो गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ उसके फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, आपको नोट करने हैं दोस्तों, अफ्रीका हो गया, प्रायद्वीपीय भारत भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय भारत है। और दोस्तों और देख लेते हैं, एक सेकेंड, याद नहीं आ रहा अभी। और दोस्तों मेडागास्कर द्वीप है, जो मेडागास्कर द्वीप और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये किसके भाग हैं, तो ये हैं गोंडवाना लैंड के भाग दोस्तों। अब देख लेते हैं अंगारा लैंड के। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग आए दोस्तों, तो उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दोस्तों यहां पर एशिया। तो एशिया का कुछ भाग गोंडवाना में भी है दोस्तों, और ज़्यादातर भाग इसका अंगारा लैंड में है। तो आपको याद रखना है जो यूरेशिया वाला भाग है दोस्तों, अंगारा लैंड का ही भाग है। तो आपको जितने फैक्ट बताए हैं सारे याद रखने हैं दोस्तों आपको। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है एंडीज, दूसरा है हिमालय, तीसरा है हिमाचल पर्वत श्रेणी और चौथा है यहाँ पर K2। तो दोस्तों आप यहाँ पर गच्चा खाने वाला हो ढंग से, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट बन गया है। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होने का मामला है दोस्तों। क्यों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात की गई है दोस्तों, पहला एंडीज, दूसरा हिमालय, तीसरा हिमाचल पर्वत श्रेणी और चौथा K2। तो एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी इसका राइट आंसर एंडीज नहीं मानना है, क्योंकि ये लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत श्रेणी। और इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है दोस्तों, तो माउंट एकांकागुआ किसकी हाईएस्ट पीक है दोस्तों, तो ये है एंडीज पर्वत की। और जो हिमालय है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है एवरेस्ट। और एवरेस्ट की हाइट कितनी है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सागर माथा के नाम से नेपाल में एवरेस्ट को। और एंडीज की एकांकागुआ हो गई दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर हिमाचल पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। जो मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है हिमाचल पर्वत श्रेणी, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी इसे ही कहा जाता है दोस्तों। पर्वत श्रेणी की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर पर्वत की बात नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, जो हिमाचल पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। और K2 कहाँ है दोस्तों, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न बन गया कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी दोस्तों कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका सिक्किम में। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। अगर दोस्तों भारत की ऑल ओवर आ जाएगी दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी K2। तो आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 20वें प्रश्न की ओर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है दोस्तों। देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन
सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों 3 टाइप की चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी पर। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान हो गया दोस्तों, और अवसादी चट्टान हो गया, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो गया दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। तो जो प्राथमिक चट्टानें हैं वो अवसादी आग्नेय हो जाएगी, दूसरा अवसादी, तीसरा हो गया रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में दोस्तों लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था दोस्तों, वहाँ पर डिट्टो ऐसे ही प्रश्न बन गया था, थोड़ी यहाँ पर ऑप्शन चेंज थे, बाकी ऐसा ही था कि रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न बन गया था, तो मैंने ऐसे ही प्रश्न डिजाइन कर रखा है आपके लिए यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका? क्वार्टरजाइट, बलुआ पत्थर या बेसाल्ट। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 2 को तो आप आराम से हटा दोगे, पर ये 2 पे आप फंस जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये सेम है। तो दोस्तों पे होता है दोस्तों, 2 ऑप्शनों पे आदमी गच्चा खा जाता है। तो जो क्वार्टर्स है दोस्तों वो क्या है? वो है आग्नेय चट्टान। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। और जो क्वार्टरजाइट है दोस्तों, ये किसका रूपांतरित रूप, किसका कायांतरित रूप है? तो ये है दोस्तों बलुआ पत्थर का। जो बलुआ पत्थर है दोस्तों, ये इमारत बनाने के काम आता है। बलुआ पत्थर काफी कठोर होता है दोस्तों। जो आगरा का लाल किला है वो बलुआ पत्थर से ही बनाया गया दोस्तों। तो बलुआ पत्थर किसमें आता है दोस्तों? ये आता है अवसादी चट्टानों में। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किस चट्टान की अधिकता है दोस्तों? वो भी है अवसादी चट्टान की। जो 75% है दोस्तों पृथ्वी पर, वो कौन सी है? वो है अवसादी चट्टानें। और बेसाल्ट किसका रूप है? तो ये आग्नेय चट्टान का भाग हो जाएगा दोस्तों, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, स्ट्रेबो हो गया दोस्तों। तो ये किसका है? स्लेट हो गया। तो ये बेसाल्ट चट्टान का रूप है दोस्तों। आपको अच्छे से याद रख लेना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर। जो काली मिट्टी है दोस्तों, वो किसके अपक्षरण से बनी है दोस्तों? तो वो बनी है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आज के 20 ही प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों। रोज़ मैं आपके लिए यहाँ पर 20-20 प्रश्न लाता हूँ दोस्तों। जो आगामी एग्ज़ाम है, जैसे आबकारी तो बिल्कुल ही नज़दीक है, जिसकी एग्ज़ाम तिथि 9 जून को है दोस्तों। 9 जून को आपको आबकारी का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम रिवीजन करना है दोस्तों आपको अधिक से अधिक, और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको यूटिलाइज करना है दोस्तों लास्ट टाइम पे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे तैयारी करके जाना पड़ेगा आबकारी के एग्ज़ाम में। वहाँ पर फिजिकल के नंबर भी जुड़ने हैं और रिटर्न एग्ज़ाम के नंबर भी जुड़ने हैं दोस्तों। तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।